हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ की, या कह सकते हैं आप डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो इंडिया में लिया गया। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। कहीं ना कहीं जहां आप प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन को ऑप्ट कर रहे हैं, वहां आप कह सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है? प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर देती है अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, और इसी प्रोसेस को जो जिसमें आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल मार्केट इकनॉमीज़ या OECD मेंबर कंट्रीज़ की जो आप बात कर रहे हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर जो है प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम को ऑप्ट किया गया है, और वहाँ पर बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी आप देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को ऑप्ट किया गया है। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जब आप बात करते हैं तो वो फर्स्ट प्रोसेस होता है, और IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा फोर्स किए गए जाने पर कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो प्राइवेटाइजेशन को ऑप्ट करती हैं, ताकि इकनॉमी में स्टेबलाइजेशन आ सके और इकनॉमी में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम चलाए जा सके। रैशनली क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए? पहली चीज़ है इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। हम प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या चाहते हैं कि जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, वो पहले से बेहतर परफॉर्म कर सके। क्योंकि हमें पता है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ में एक ही प्रॉब्लम पाई जाती है कि वहाँ उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो रहती है। वहाँ लोगों के पास इंसेंटिव नहीं होता काम करने के लिए, और लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचते रहते हैं, और इस चीज़ को हटाने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन अपने आप में ज़रूरी समझा गया। दूसरी चीज़ है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ईजियर। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ में आप जो है वर्कर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर पाते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी के लिए भी क्लियरली डिफ़ाइन नहीं हो पाती। और जब तक किसी भी बंदे की या किसी भी व्यक्ति की आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन नहीं होगी, तब तक वो अच्छे से काम नहीं करेगा, और तब तक वो इंटरप्राइज़ वेल परफॉर्म नहीं करेगा। तो यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करना चाहते हैं तो प्राइवेटाइजेशन में ऐसा आसानी से किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट डिसिप्लिन। अब इसी के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो मार्केट डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करती, जबकि प्राइवेट सेक्टर यूनिट मार्केट डिसिप्लिन के साथ काम करती हैं। यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिट्स काम कर रही हैं वो बेसिकली कैपिटल मार्केट के रूल्स के हिसाब से काम करती हैं, और यदि वो फ़ंड रेज़ करना चाहती हैं कैपिटल मार्केट में तो वो ईज़िली वहाँ पर अपना फ़ंड रेज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। जबकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ के केस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं पाई जाती, और केवल गवर्नमेंट ऑनरशिप के कारण ये जो इंटरप्राइजेज़ हैं अच्छे से आप कह सकते हैं ईज़िली क्रेडिट एक्सेस कर पाती हैं। लेकिन क्रेडिट बेस्ड जो एक्सेस है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए, और किसी तरह की वहाँ कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर में ही पॉसिबल हो सकता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज़ अनअवॉइडेबल इन पब्लिक इंटरप्राइजेज़। जब हम बात करते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेज़ की, तो वहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर्स, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पाए जाते हैं, और ऐसे पॉलिटिकल जो प्रेशर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसीज़न मेकिंग में रिफ्लेक्ट होते हैं। जो भी डिसीजंस इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ में लिए जाते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते, बल्कि पॉलिटिकल मोटिव से प्रेरित होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ओवर स्टाफिंग, इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा प्रिवेल करती हैं। सक्सेसिव प्लानिंग। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ लगातार लंबे समय तक ऐसे रहे हैं जहाँ पर किसी तरह का कोई जो हेड्स हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ के वो नहीं रहे हैं, और जब तक किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड नहीं होगा तो उसको एक डायरेक्शन दिखानी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, और कन्फ्यूज़न और डिसीज़न मेकिंग में डिले की स्थिति वहाँ पर बनी रहती है, जो किसी भी इंटरप्राइजेज़ के वर्किंग पैटर्न के लिए अच्छा नहीं होता।
जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप इस तरह के सिचुएशन नहीं देखते हैं और वहाँ पर ईज़िली जो डिसीजंस हैं वो लिए जा सकते हैं और इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ लेस। हमने अभी बात की कि जो भी डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस है पब्लिक सेक्टर में वहाँ पर डिले देखा जाता है, तो ये डिले किसी भी डिसीज़न के लिए, किसी भी इंटरप्राइज के लिए अच्छा नहीं होता। और ऐसा जनरली कहा भी जाता है, डिलेड डिसीज़न का मतलब है एक तरीके से आप किसी तरीके का कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो डिसीजंस इनअफेक्टिव रहते हैं टाइम के साथ। तो प्राइवेट सेक्टर जब आता है तो वहाँ पर किसी तरह का कोई डिले देखने को नहीं मिलता है और टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स तय किया जाता है और जल्दी से डिसीजंस लेकर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। रेमिडियल मेजर्स आर टेकन अर्ली इन प्राइवेट सेक्टर। किसी भी तरह के प्रॉब्लम देखने को यदि मिलेगी इंटरप्राइज में, मान लीजिए थ्रेट है हमारे पास टेक ओवर की, या फिर हमें लगता है कि एसेट्स का लॉस हो रहा है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेज में उन सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, रेमिडियल मेजर्स लेने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और वहाँ पर बहुत ही देरी के साथ इन चीज़ों के बारे में सोचा जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर इन सब एक्शंस के प्रति तुरंत रिएक्ट करता है और तुरंत रेमिडियल मेजर्स लेकर इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल कंसीडरेशंस मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी डिफ़िकल्ट। पॉलिटिकल कंसीडरेशंस काफ़ी हावी रहते हैं पब्लिक सेक्टर्स में और वहाँ पर इसीलिए जो एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली लो रहती है, और क्योंकि मैनेजर्स या स्टाफ को अपॉइंट करने में भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट इंटरफेयर करते हैं और उनको उनकी मेरिट के बेस पर ना चुनकर पॉलिटिकल कंसीडरेशंस के बेस पर चुना जाता है, जिससे उन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की एफिशिएंसी फर्दर सफ़र करती है। प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू बेटर सर्विसेज टू कस्टमर। प्राइवेटाइजेशन के कारण कस्टमर्स को ज़्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है और कस्टमर्स उस सर्विसेज से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग चलते हैं और कस्टमर को प्रेफरेंस देते हुए, उसके एटीट्यूड को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं और कम से कम प्राइस पर उसको सर्व करते हैं। फिर बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम था वो यूके की गवर्नमेंट में 1980s में चलाया गया और ये काफ़ी वाइड स्प्रेड प्रोग्राम रहा, जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को बेसिकली कहीं ना कहीं सोल्ड ऑफ कर दिया गया और प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला मेथड है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड रहा है प्राइवेटाइजेशन का, जो कि यूके में और OECD कंट्रीज़ में ऑप्ट किया गया। इस मेथड्स में बेसिकली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ के जो शेयर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को और इंस्टीट्यूशंस को बेचे जाते हैं और गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में ऐसा कर सकती है कि अपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ के शेयर्स बेच दे। ये बेस्ट मेथड माना जाता है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर कैपिटल मार्केट काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देती है। इस मेथड के क्या क्या फ़ायदे हैं कि इससे रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाता है। इसी के साथ साथ जो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के एम्प्लॉयज़ के थ्रू, यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कंटिन्यू रहती है और ये जो शेयर्स हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं ये एम्प्लॉयज़ को भी ऑफ़र किए जा सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज रेज करती है वहाँ पर उनमें किसी तरीके का कोई जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है इन इंटरप्राइजेज़ पर वो नहीं खोता है, वो मेंटेन रहता है। मेन प्रॉब्लम क्या इस मेथड में देखने को आती है? वैल्यूएशन की प्रॉब्लम, कि जो इंटरप्राइज हैं पब्लिक सेक्टर उनके जो शेयर्स हैं उनका प्राइस कहाँ पर वैल्यू किया जाए। और इंडिया में यदि आप बात करेंगे पर्टिकुलरली तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी कम जो अमाउंट है वो इस डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के थ्रू जनरेट हुआ है।
स्ट्रेटेजिक सेल दूसरा मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को दे देती है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर को शेयर्स देने के कारण क्या होता है कि मैनेजमेंट भी जो बायर है उसके पास चली जाती है। इसके फ़ायदे तो ये हैं कि ये मेथड से कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे उनमें एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, और गवर्नमेंट एक बेटर प्राइस पर शेयर्स को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को बेच सकती है, जिससे कहीं ना कहीं जो पीएसयूज़ हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए फंड्स अवेलेबल होते हैं, और जो लॉस मेकिंग पीएसयूज़ हैं जो कहीं ना कहीं अनअट्रैक्टिव होते हैं पब्लिक के लिए, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक्वायर करके अपनी स्किल्स से उनको टर्न अराउंड कर सकता है, उनको प्रॉफिटेबल बना सकता है एक रीज़नेबल प्राइस पर ख़रीद कर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, वो ये मेथड स्मॉल कंट्रीज़ में ऑप्ट किया जाता है जहाँ पर कैपिटल मार्केट्स काफ़ी वीक होती हैं। लेकिन इसी के साथ इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये मेथड अनफेयर है और सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देता। दूसरी तरफ ये मेथड ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, आप किसी को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाकर शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसमें भी एक्चुअल वैल्यू जो शेयर्स की है उसको डिसाइड करने में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है। और गवर्नमेंट का कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इंटरप्राइज पर ख़त्म हो जाता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर लीड करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिस्क बना रहता है सीरियस एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनकी जॉब जा सकती है, मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। और लेकिन स्मॉलर कंट्रीज़ जो हैं वो इस मेथड पर ज़्यादा रिलाय करती हैं स्ट्रेटेजिक सेल के, और वो वहाँ पर जो है इस मेथड को ऑप्ट करके ही बेहतर समझती हैं प्राइवेटाइजेशन को लाने के लिए। फिर हम बात करते हैं तीसरा मेथड, सेल टू फॉरेनर्स। जिस तरीके से गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को अपने शेयर्स बेच सकती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बायर जो हो वो डोमेस्टिक कंपनी ही हो। गवर्नमेंट किसी भी फॉरेन कंपनीज़ को भी शेयर्स और स्टेक्स बेच सकती है। और यहाँ पर फॉरेनर को बेचने से या फॉरेन कंपनी को बेचने से एक एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ जो है वो पीएसयू में आएंगी, और पीएसयू की कंडीशन पहले से कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। ऐसे केस में गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर सकती है फॉरेन कंपनी से और उसको अपना स्टेक बेच सकती है। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मारुति उद्योग लिमिटेड के केस में किया, जहां पर फॉरेन कोलैबोरेटर जो कि सुजुकी कंपनी थी जापान की, उसको स्टेक अपना बेच दिया। इक्वल एक्सेस वाउचर प्रोग्राम्स, इस मेथड के थ्रू प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो है वो जितनी भी पॉपुलेशन है उसको वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, ताकि सारी पॉपुलेशन या वाउचर होल्डर्स के बीच में जो है असेट्स आपके वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, किसी तरह की इनइक्विटी ना पाई जाए। ऐसा इक्विटी लाने के लिए, फेयरनेस लाने के लिए किया जाता है। और चेक रिपब्लिक की यदि हम बात करें तो वहाँ पर ये वाउचर प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसमें सिटीजन्स जो हैं वो काफ़ी फ्री रहते हैं कि वो अपने वाउचर्स को डायरेक्टली भी फर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी और को भी अपने वाउचर्स दे सकते हैं। और यहाँ पर यदि कंसंट्रेटेड ऑनरशिप को इनकरेज करना है तो इंसेंटिव्स क्रिएट करने की ज़रूरत होती है कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए, और ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है ताकि इंटरमीडिएटरी इन्वेस्टमेंट फंड्स आएँ जो सारे वाउचर्स को पूल कर कर इन्वेस्ट कर सकें ओरिजिनल होल्डर के बिहाफ पर। ऐसा करने से कहीं ना कहीं एक जो कंसंट्रेटेड ऑनरशिप है वो आ सकती है। सारे वाउचर्स एक इंटरमीडिएटरी इकट्ठा कर कर इन्वेस्ट कर सकता है, और ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा कि मैनेजरियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ला पाए। फिर जो मेथड है वो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ बाय आउट का है। इस मेथड में आप क्या कर सकते हैं कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ अपने आप में मिलकर कहीं ना कहीं मेजर स्टेक खरीद लेते हैं फर्म में, और इस मेथड में बहुत से देशों में इसको ऑप्ट किया गया, जैसे जॉर्जिया और रशिया, और इस मेथड के थ्रू प्राइवेटाइज़ किया गया।
इस मेथड की जो एडवांटेज है वो क्या है कि भाई पॉलिटिकली और टेक्निकली इसको इम्प्लीमेंट करना इजी है, क्योंकि जो इनसाइडर्स हैं वही अपना स्टेक खरीद रहे हैं और किसी तरीके का यहाँ पर कोई विरोध देखने को नहीं मिलता एम्प्लॉयज़ के थ्रू। और जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है इनसाइडर्स की वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर होगी आउटसाइडर्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की एक्सेस इनसाइडर्स को ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली आगे काम कर सकते हैं। इस मेथड का बेनिफिट ये है कि जो है वो सारे शेयर्स इनसाइडर्स को जाते हैं और वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि जो बेनिफिट्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एम्प्लॉयज़ के पास ही ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट्स रहते हैं, आउटसाइडर्स को मौका नहीं मिलता है इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स जब काफ़ी शेयर ख़रीद लेते हैं तो आउटसाइडर्स की जो एंट्री है उसको ब्लॉक कर सकते हैं और इनसाइडर्स की ही ऑनरशिप यहाँ पर रह जाती है, कि आउटसाइडर ऐसे में इन्वेस्ट करने से भी हेजिटेट करता है।